सरकारी स्कूल में 11 बजे ग्राम सभा की बैठक होगी। इस बैठक में सभी गांव वालों का आना जरूरी है। इस बैठक में पंचायत की आमदनी और खर्चे का ब्यौरा भी दिया जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सही समय पर ग्राम सभा की बैठक में पहुँचे ताकि उसकी कार्रवाई सही समय पर शुरू की जाए। भाई छात्री मीटिंग में चलेंगे सारे के सारे। अरे सुनो बानो, 6 तारीख में बैठक है वहाँ पर, चलेंगे सारे। चलोगी? चलो चलो। राम राम ग्रामवासियों, आदरणीय ग्रामवासियों, कर्मचारियों, अधिकारियों और ग्राम पंचायत के बच्चों, मैं आज की सेवा ग्राम सभा की बैठक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और आज की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ पर आए मेहमानों और अधिकारियों से परिचय कराना चाहूँगी। आप हैं ADO साहिबा सानिया, आप हैं प्रिंसिपल साहिबा, और आप है वकील साहिबा प्रियंका, आप है डॉक्टर ईशान, आप है डॉक्टर पशुधन विभाग से ऋतिक और आप है बिजली विभाग से जय कुमारी आयशा। माननीय ग्राम सभा के सदस्य, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं एक दुखद घटना के बारे में आप सभी को जानकारी दूं। हमारे गांव के समाज सेवी श्री अशोक कुमार जी का 52 साल की आयु में दिनांक 18 अगस्त को निधन हो गया। वह सच्चे अर्थों में समाज सेवी थे, समाज की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। किसी भी काम को करने के लिए वह हमेशा आगे खड़े थे। मुझे उनके निधन को सुन के गहरा दुख हुआ। मैं अपनी ओर से और पूरे ग्रामवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आदरणीय सरपंच साहिबा और ग्रामवासियों, जैसे कि सरपंच साहिबा ने बताया है कि श्री अशोक कुमार जी के निधन से पूरा गांव बड़ा दुखी है। वह हर किसी के काम आते थे, सबके सुख दुख में हमेशा आगे खड़े रहते थे। वह सबके नज़दीकी थे, सबको अपना समझते थे। उनका अचानक ही चले जाना गांव के लिए दुर्भाग्य। सरपंच साहिबा द्वारा दी गई श्रद्धांजलि में मैं भी अपने आप को शामिल करती हूँ, लेकिन भगवान की करनी को कौन टाल सकता है। उनकी मर्जी के आगे हम सभी हुए। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। अब सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें। बैठिए। सचिव जी, शोक संदेश शोकपुर परिवार को भेज दीजिए। जी सरपंच साहिबा, भेज दिया जाएगा। आज की युवा ग्राम सभा की कार्यवाही का अगला मद है पिछले ग्राम सभा की बैठक, जो कि 15 अक्टूबर 2023 को हुई थी। उसकी कार्यवाही की जानकारी देना पंचकुमारी अनु जी आपको बताएगी। पिछली ग्राम सभा की बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी देगी। कुमारी अनु जी। जी सरपंच साहिबा, आदरणीय ग्रामवासियों, पिछली ग्राम सभा की मीटिंग में जो महत्वपूर्ण मुद्दे आए थे उन्हें मैं सरपंच साहिबा की अनुमति से पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। सरकारी स्कूल के गेट के सामने बारिश के दिनों में पानी खड़ा हो जाता था, जिसके कारण बच्चों का आना जाना मुश्किल हो जाता था। अतः पानी की निकासी का प्रबंध करके उसे पक्का कराने की मांग रखी गई थी। स्कूल की पूर्वी दिशा में जो गली जाती है वह कच्ची थी, उसे पक्का कराने की मांग रखी गई थी। शमशान घाट तक का रास्ता पक्का कराने तथा शमशान घाट में एक शेड बनाने की मांग रखी गई थी। आंगनबाड़ी के भवन का निर्माण कराने की मांग रखी गई थी। सरकारी स्कूल में दूर से पढ़ने वाली लड़कियों को साइकिल देने का प्रस्ताव आया था। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रोडवेज बस का भी प्रबंध
करने की मांग रखी गई थी। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की हाजिरी बढ़ाने तथा दाखिला बढ़ाने की भी विचार आया था। प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना की दूसरी किस्त दिलाने की मांग रखी गई थी। ये मुख्य 8 मुद्दे थे जो कि पिछली ग्राम सभा की मीटिंग में आए थे। इन सभी को आपके सामने रखने के लिए धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद पंच साहब। पिछले ग्राम सभा की बैठक में जो 8 मुख्य मुद्दे आए थे उनकी जानकारी आपको पंच कुमारी अनु जी ने दे दी है। इन मुद्दों पर ग्राम पंचायत ने जो कार्यवाही की उसके बारे में पंच कुमारी रंजन जी आपको बताएंगे। आदरणीय सरपंच साहिबा और यहाँ मौजूद सभी ग्रामवासियों, पिछली बैठक में जो मुद्दे उठाए गए थे उनमें से पहला मुद्दा स्कूल के गेट के पास पानी की निकासी का प्रबंध करके उसे पक्का करना था। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। पानी की निकासी का प्रबंध करके उसे पक्का कर दिया गया है। आज जब आप ग्राम सभा की बैठक में आए तो आप सभी ने देख भी लिया होगा। दूसरा मुद्दा, स्कूल की पूर्वी दिशा में गली को पक्का करना था तो उसे पक्का कर दिया गया है। तीसरा, शमशान घाट का रास्ता पक्का कर दिया गया है और शेड का कार्य भी पूरा हो चुका है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। पांचवा मुद्दा, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली आने वाली लड़कियों को साइकिल दिलवाने का था तो ऐसी सभी लड़कियों को CSR योजना के तहत साइकिल दिलवा दी गई है। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रोडवेज बस लगवाने बारे ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास करके रोडवेज के GM और परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार के पास भेज दिया है। उम्मीद है कि यह कार्य जल्द ही हो जाएगा। जहां तक सरकारी स्कूल में बच्चों के दाखिले का मुद्दा है तो पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग 50 ज़्यादा दाखिले हुए हैं। बच्चों के माता पिता को समझाने पर उनकी हाजिरी भी बढ़ी है। यह सही है कि अभी भी सभी बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। इसे सुधारने के लिए इस बार और ज़्यादा कोशिश करेंगे। हमारे घर का क्या होगा सरपंच साहिबा? उसकी दूसरी की सुताई को नहीं। हाँ ताई जी, पंचायत ने प्रस्ताव पास करके प्रशासन के पास भेज दिया है, जल्द ही आएगा। कौन आनी जैसी कच्ची पक्की झोपड़ी थी वह भी पक्के मकान के लालच में गिरवा दी। ये पक्का मकान भी बनवा के नहीं दिया। अब तो बस दीवारें खड़ी है, इंतजार करे लैंड कद नहीं गिरेगा। हम गरीबों की तो कोई सुनता ही को नहीं। इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है ताई जी। आप तो जानती है कि सरकारी काम है। मेरी सांसद से बात हो चुकी है। देखिए, भेजना तो सरकार नहीं है, बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं। मेरी BDPO साहब से भी बात हो गई है, जल्द ही भेज देंगे। हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। कोई नहीं सरपंच साहिबा, अगले महीने देख ली जाती कौन सी राशि किस टाइम पे आ गए। या तो कुछ भी टाइम पे नहीं होता। सरपंच साहब के नेतृत्व में हमारी पंचायत ने सारे काम पूरे करने की कोशिश की है। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद पंच साहिबा। आदरणीय ग्रामवासियों, आज की कार्यवाही का अगला मद है पिछले वर्ष की आमदनी और खर्च का ब्यौरा देना। अब सचिव जी बताएंगे कि पिछले वर्ष कितनी आमदनी हुई और कितना खर्च हुआ। बताएं सचिव जी। सरपंच साहिबा, पिछले साल की अगर आमदनी की बात करें तो पिछले साल ग्राम पंचायत की जमीन को ठेके पर देने से 16 लाख रुपए प्राप्त हुए। तालाब को मछली पालन के लिए देने पर 4,50,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। पंचायत की जो दुकानें हैं उनसे हमें किराए के रूप में 2,50,000 रुपए प्राप्त हुए। सरकारी अनुदान और अन्य से 14 लाख रुपए प्राप्त हुए। सभी गाँववासी ध्यान से सुनिए। इस प्रकार पिछले साल ग्राम पंचायत को कुल मिलाकर 35 लाख रुपए आय हुई। अगर पिछले साल के खर्च की बात करें तो पिछले साल स्कूल के पास रास्ता बनवाने पर 2,15,000 रुपए खर्च हुए। आंगनबाड़ी का भवन बनाने पर 12 लाख रुपए खर्च हुए। सभी ध्यान से खर्चे भी सुनिए। स्कूल में खर्च और अन्य खर्चों पर 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 12 की मरम्मत और नया 12 बनवाने पर 11 लाख रुपए खर्च हुए। इस प्रकार पिछले साल ग्राम पंचायत का 27,05,000 रुपए का खर्चा हुआ। बकाया 7,35,000 रुपए जो बचे हुए हैं वे ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा है। सचिव जी ने आमदनी और खर्च का जो ब्यौरा दिया है वह ठीक तो है ना ग्रामवासियों? हाँ जी सरपंच साहिबा।
बताइए सचिव। जी सरपंच साहिबा, पिछले साल आमदनी और खर्च का जो ऑडिट या लेखा परीक्षण हुआ है उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। खर्च किए गए पैसों पर कोई ऑब्जेक्शन ना लगना यह दिखाता है कि जो भी खर्चा हुआ है वह नियमों के अनुसार ही हुआ है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। युवा ग्राम सभा की कार्यवाही का अगला मत है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान पर चर्चा करें। बताएं सचिव। जी सरपंच साहिबा, अगले साल के लिए जो बजट अनुमान लगाया गया है मैं आपकी अनुमति से उसे पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले खर्च के जो अनुमान लगाए गए हैं उनमें बिजली बिल के भुगतान पर 75,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है। सफाई कर्मचारी चौकीदारी के वेतन आदि पर 3,50,000 रुपये खर्च होने का अनुमान है। निर्माण कार्यों पर 30 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। शिक्षा जन स्वास्थ्य पर 15 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। मरम्मत कार्यों पर 8 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। ध्यान से सुनिए सभी लोग। मनरेगा पर 45 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। चौपाल का कार्य पूर्ण करने पर 15 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार अगले साल कुल मिलाकर 1,60,25,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। अगर अगले साल अर्थात 2024-25 के लिए आय के अनुमान की बात करें तो ग्राम पंचायत को पंचायती जमीन को ठेके पर देने से 40 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तालाब को मछली पालन के लिए देने पर 10 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। ध्यान से सुनिए सभी ग्रामवासियों। पंचायत की दुकानों का किराया 2 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। इसी प्रकार सरकारी अनुदान से मनरेगा के तहत 25 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। फलों वाले वृक्षों से 25,000 रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। जिला परिषद से 11 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। चौपाल के निर्माण के लिए 12 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,25,000 रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। अगले साल होने वाले आमदनी और खर्च को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सचिव साहब ने आपको अगले साल के लिए होने वाले खर्च और आय का विवरण दिया। सभी ग्रामवासी इससे सहमत हैं? आज की कार्यवाही के अगले बिंदु के लिए अब हम भावी विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सभी ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है कि वे शांति बनाए रखें और अपने अपने मुद्दों को रखें। सचिव जी आप इन्हें नोट करते रहें। जी सरपंच साहिबा। सरपंच साहिबा क्या मैं बोल सकती हूँ? जी बोलिए। सरपंच साहिबा बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कई साल तक गाँव की चौपाल का काम अधूरा पड़ा, इसलिए मेरी धारा से यही प्रार्थना कि इस बार उन्हें पूरा करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे। सरपंच साहिबा क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? जी कहिए। सरपंच साहिबा मैं कहना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूल वाले तालाब की गाद निकाल कर आधे तालाब को तो साफ कर दिया जाए और आधे में मिट्टी को भरकर बच्चों के लिए खेल का मैदान बना दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सचिव जी ने आपके प्रस्ताव को नोट कर लिया है। इस पर ग्राम पंचायत की मीटिंग में विचार विमर्श करेंगे। सरपंच साहिबा क्या मैं भी बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। आप तो जानते ही हो कि स्कूल के सामने वाली सड़क कितनी बुरी तरह से टूट चुकी है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और भारी वाहनों के चलने से उनके पलटने का खतरा बना रहता है। मेरी आपसे विनती है कि इस बार इस सड़क को बनवाने की कृपया करें। आपकी मांग जायज़ है। इस बारे में जल्दी कार्यवाही की जाएगी। सरपंच साहिबा क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। सरपंच साहिबा गांव के प्राइमरी स्कूल में 480 बच्चे पढ़ते हैं। पहले इन बच्चों को पढ़ाने के लिए 14 मास्टर थे, लेकिन अब इनमें से 12 मास्टरों की बदली हो गई है। अब स्कूल में सिर्फ 2 मास्टर बचे हैं, सिर्फ 2। 480 बच्चों पर सिर्फ 2 मास्टर। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। कई माँ बापों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दिया है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त मात्रा में अध्यापकों को नियुक्त करवाने की कृपा करें। बच्चों की पढ़ाई को लेकर हम भी चिंतित हैं। इस बारे में जो भी बात बन पाएगा हम जरूर करेंगे।
सरपंच साहिबा, क्या मैं भी अपनी बात कर सकती हूँ? जी कहिए। सरपंच साहिबा, मैं आपका ध्यान गांव की साफ सफाई की ओर दिलाना चाहती हूँ। लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा गली में डाल देते हैं, जिस गलियों की साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। मेरी आपसे मांग है कि आपकी गली दूसरे गांव की तरह हमारे गांव में भी गलियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर डस्टबिन रखवाई जाए। मैं भी बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। सरपंच साहिबा, स्कूल के पास जो तालाब है उसमें गंदा पानी इतना इकट्ठा हो गया है कि वह सरकारी स्कूल में भी आने लगा है। और मेरी आपसे यह मांग है कि उस तालाब के पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए। हम इसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। सरपंच साहिबा, क्या मैं भी बोल सकती हूँ? जी बोलिए। गांव में कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, इसलिए सबसे जरूरी काम ये है कि गांव में सरकारी अस्पताल बनना चाहिए। अमीर आदमी तो प्राइवेट अस्पताल में चला जाएगा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? इसलिए गांव में सरकारी अस्पताल बनवाने की भी कोशिश करें। आप सभी ने गांव की मुख्य समस्याएं आज की बैठक में रखी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सचिव जी ने आपकी इन सारी समस्याओं को लिख दिया है। इस बारे में जो भी कार्यवाही होगी उसे ग्राम पंचायत द्वारा जरूर किया जाएगा। पंचायत की बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी। आज की ग्राम सभा की बैठक में अलग अलग विभागों से अधिकारी भी हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये सभी आपको अपने विभाग से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी देंगे। आपकी भी अगर कोई समस्या या प्रश्न है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपके बीच एडीओ साहिबा को आमंत्रित करूंगी। आइए एडीओ साहिबा। जी सरपंच साहिबा, कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। उन्हीं में से एक योजना है मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस योजना के तहत किसान का एक कार्ड बनाया जाता है। हर 3 साल में उसके खेतों की मिट्टी की जांच की जाती है। इस जांच से यह पता लगाया जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कितनी कमी है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल बोई जा सकती है और कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। इस कार्ड को बनवाने में कितना खर्चा आ जाता होगा डॉक्टर साहिबा? देखिए, मिट्टी जांच करवाने और कार्ड बनाने का सारा खर्च सरकार उठाती है। आपको इसमें कोई भी पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहिबा, गेहूं की फसल में मनुष्य और खरपतवार बहुत ज्यादा हो गई है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दें। देखिए, यह समस्या हमारे एरिया की सबसे बड़ी समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार बोना है। इसलिए फसल में चक्कर बदलाव करके इससे बचा जा सकता है। एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार नहीं बोना चाहिए, बल्कि साल में एक आध बार गेहूं की जगह दूसरी फसल भी बो लेनी चाहिए। इसके अलावा जब भी आप फसल बोए तो बीज को अच्छे से साफ करके बोए। कौन सी दवाई सबसे अच्छी रहेगी डॉक्टर साहिबा? देखिए, टोपिन नाम से एक दवाई आती है, आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। फिर भी मैं सभी किसान भाइयों को यह बताना चाहती हूँ कि प्राकृतिक खेती की ओर ज़्यादा ध्यान दें, देसी खादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से जमीन जहरीली होने लगी है। क्या आपको पता है, आज हम जहर की खेती कर रहे हैं। जहर की सब्जी, जहर के फल, जहर का अनाज, जहर वाला दूध, सब कुछ जहर वाला होने के कारण अब तो हम भी जहरीले बन गए हैं। ये बात तो सही है डॉक्टर साहिबा। बहुत बहुत धन्यवाद एडीओ साहिबा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच स्कूल के प्रिंसिपल भी बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूँगी कि वह भी अपनी बात रखें। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं आप सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस युवा ग्राम सभा की मीटिंग में बुलाया और बोलने का मौका दिया। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि गांव का सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है। स्कूल के सभी अध्यापक मेहनती हैं और पूरी लगन से सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्राथमिक स्कूल में अध्यापकों की कमी है, जो आपने सरपंच साहिबा के सामने उठाई है। स्कूल के अध्यापक मेहनती है और पूरी लगन से सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
स्कूल के प्राथमिक स्कूल में अध्यापकों की कमी है जो अपने सरपंच साहिबा के सामने उठाई है। सभी बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है और सरकार की तरफ से जो भी सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं वे सभी प्रदान की जा रही हैं। 10वीं और 12वीं के सभी बच्चों को टैब दिए गए हैं। एक समस्या की तरफ मैं सभी माता पिता का ध्यान दिलाना चाहूँगी कि वे अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, क्योंकि कुछ बच्चे हर रोज स्कूल से गैर हाजिर मिलते हैं। वह स्कूल आते क्यों नहीं, इसका समाधान हमें मिलकर ढूंढना होगा। प्रिंसिपल साहिबा, बच्चों को जो टैब दिए गए हैं उनके फायदे का तो पता नहीं, लेकिन उससे बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। सारा दिन टैब ही चलाते रहते हैं, किताबों को तो देखना और पढ़ना बंद ही कर दिया है। मजाल है किसी को पानी का गिलास भी दे दे, कुछ करो इनका प्रिंसिपल साहिबा। देखिए, टैब बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार द्वारा दिए गए हैं। और उन्होंने उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा के दिया है। कुछ बच्चों ने सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी करके उनको बदलवा दिया है। इसलिए माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह देखें उनके बच्चे टैब पर क्या कर रहे हैं। धन्यवाद प्रिंसिपल साहिबा। अभी हमारे बीच वकील साहिबा भी बैठी हुई हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वह कानून की मुख्य बातें गाँव वालों को बताएं। जी सरपंच साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला अदालत यमुनानगर से आई हूँ। मेरा मानना यह है कि कानून की थोड़ी बहुत जानकारी सभी को होनी चाहिए। कानून की गलत जानकारी होने के कारण कई बार हम गलत कदम उठा लेते हैं, जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। कोर्ट के चैनल पुलिस से दूर ही ठीक है, वकील साहब इन सब से तो नाम बचाओ। अगर आपको कानून की सही और पूरी जानकारी होगी तो आप कोर्ट कचहरी से भी बचे रहोगे। जैसे घरेलू हिंसा रोकथाम 2005, इसके तहत आप घर में अपनी पत्नी के साथ मारपीट नहीं कर सकते हो। इसमें कानून का भी काम है, हमारी पत्नी हम जो चाहे वो करें, ऐसा पुलिस क्या कर सकती है? इसमें पुलिस आपको पकड़कर ले जा सकती है और जेल में बंद कर सकती है। मैं तो सोच रहा था मेरी पत्नी है, इसमें सरकार और कानून के काम मैं तो आज भी रहा, मेरी पत्नी भी सरकारी होगी। फिर देख लीजिए कि आज आप अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं कह सकते हो। कल सूट दलवा लेगा बीच बनाना पीने के बाद उसमें सोच निकलना है। मैंने कहा पसंद करेगी बात अरे वो तकरीब पड़ रहा है तो कितने जाकर खाने का जानकारी अरे मेरे घर बाप का सारे इन बात लेकर चलता नहीं होगा मेरे साथ। ताने भी सुन लिया करो सालों की। अब महिलाओं की बहुत अधिक सुनवाई होने लगी है। छोटी छोटी बातों को घर पर ही निपटा लिया करो। अब तो महिला थाने भी खुल गए हैं और उनमें थानेदार भी महिला ही है। इसलिए कानून के जानकार बनो और समझदार बनो। आपको कानून की जानकारी नहीं है यह कहकर आप कानूनी सजा से बच नहीं सकते, इसलिए कानून की सही जानकारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहिबा। अब हमारे बीच स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर ईशान भी बैठे हुए हैं। वह आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देंगे। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं जिला स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर ईशान। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आज हमारा खान पान पहले ऐसा नहीं रहा है। हमारे भोजन में घी और दूध का प्रयोग कम होने लगा है। सुख सुविधाओं की तो हमें इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमने अपना शरीर ही खराब कर लिया है। हम शरीर को सर्दी में सर्दी नहीं लगने देते और गर्मी में पसीना नहीं निकलने देते। हमारी दिनचर्या पूरी तरह से बदल चुकी है। शारीरिक काम तो हम ना के बराबर ही करने लगे हैं। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, नियमित व्यायाम करें। आजकल तो कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर जैसी बीमारियां तो बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं। इसलिए अच्छा और पौष्टिक भोजन करें। फल सब्जी को तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और अपने बच्चों को भी खाने के लिए दें। आजकल के बच्चे खाते हैं, ये तो पिज्जा बर्गर के शौकीन हैं। देखिए, फास्ट फूड खाने के कारण तो बच्चे भी टेढ़े मेढ़े होने लगे हैं। ज़्यादातर बच्चों में खून की कमी हो चुकी है, जिसका सबसे बड़ा कारण ही फास्ट फूड ही तो है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाएं। और हाँ, एक वो जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ वह यह है कि जिन लोगों का अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना है वह अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले, क्योंकि इस कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में फ्री में किया जाता है। मेरी बात सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच पशुधन विभाग से डॉक्टर विदिक भी बैठे हुए हैं। वह भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। धन्यवाद सरपंच साहिबा। वैसे तो हमारे विभाग में बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं, लेकिन एक योजना जिसका मैं आप लोगों से खासकर जिक्र करना चाहूँगा वह है पशुधन बीमा योजना।
इस योजना के तहत आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रीमियम राशि रखी गई है। बहुत सारे लोग पशु पालते हैं, लेकिन कभी कभार दूध देने वाले पशुओं की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण कृषि करने वाले व्यक्तियों का रोजगार का साधन ही खत्म हो जाता है। इसलिए सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में अगर कोई भी पशु मर जाता है, चाहे वो दूध देने वाला हो, चाहे कैसा भी पशु हो, तो उसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपने सभी पशुओं का बीमा जरूर करवाएं। और तो और हमारे विभाग द्वारा डेयरी खोलने के लिए भी लोन दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति दूध की डेयरी खोलना चाहता है तो हमारा विभाग 25% की सब्सिडी पर लोन देता है। डॉक्टर साहब, पशु की लंबी बीमारी के बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, देखिए, लंबी बीमारी आजकल गाय और बछड़ों के अंदर फैल रही है। यह एक वायरस के कारण होती है। इसमें पशु के शरीर पर चकत्ते व गांठें हो जाती हैं, जो फूटकर घाव बन जाते हैं। इसके कारण कभी कभार तो पशु मर भी जाते हैं। और इसका बचाव का यही तरीका है कि बीमारी से ग्रसित पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें और जहां पशुओं को बांधते हैं वहां साफ सफाई रखें। और तो और अभी हमारे बीच बिजली विभाग से जी कुमारी भी बैठी हुई है। उनसे भी निवेदन करूँगी वह भी आपको जानकारी दें। धन्यवाद सरपंच साहिबा। मैं आप सभी लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि आपके गांव में पहले से ही 24 घंटे बिजली दी जा रही है और इस गांव में बिजली चोरी की भी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन एक खास बात यह बताना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। जो भी व्यक्ति अपने घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाना चाहता है, उसे सरकार की तरफ से 25% सब्सिडी दी जाती है, यानी 100 में से 25 रुपये सरकार आपको देगी। और यदि इसे एक बार लगवा लिया जाए तो 20-25 साल तक मौज ही मौज है। अब तो खेतों में भी ट्यूबवेल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाए जा रहे हैं और इसके लिए सरकार आपको 75% छूट दे रही है। मतलब 100 में से 75 सरकार आपको देगी। इसलिए जो भी किसान या व्यक्ति अपने घर पर या खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाना चाहता है, मैं इसका फॉर्म जरूर करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिन जिन विभागों से अधिकारी आए थे उन सभी ने जानकारी आपको दे दी है। सचिव जी, यदि किसी विभाग से कोई अधिकारी नहीं आया तो PRI एक्ट की धारा 29 के तहत उन पर कार्यवाही की जाए या उन्हें पत्र लिखा जाए कि उनके विभाग से अधिकारी क्यों नहीं आए। जी सरपंच साहिबा, लिख देते हैं। और सुनो सचिव जी, जो पंच लगातार मीटिंग से गैर हाजिर रहते हैं उन पर भी PRI एक्ट की धारा 51 के तहत कार्यवाही की जाए। जो मीटिंग में भाग नहीं लेना होता तो पंच क्यों बनते हैं? सरपंच साहिबा, कई महिलाएं पंच हैं, शायद उनके पति उनको नहीं आने देते होंगे, इसीलिए वो नहीं आई। यहाँ भी तो बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, क्या अपने पति से पूछ कर आई हैं? कितना अच्छा हो यदि महिला पंच खुद मीटिंग में आए और खुद महिलाओं की समस्याओं को उठाए। अगली बैठक में या तो खुद मेंबर बैठक में भाग लेंगे या फिर उन पर कार्यवाही की जाएगी। आज की ग्राम सभा की बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु रजिस्टर में लिख दिए गए हैं। सभी ग्रामवासी से पढ़कर इस पर हस्ताक्षर जरूर करें। अपने आज की बैठक को समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। जी, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक है सरपंच साहिबा। अब की बार ग्राम सभा की मीटिंग बहुत अच्छी गई और इस बार तो
पिछली परसों यानी कि 8 तारीख को 11 बजे पंचायत भवन में ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी और इसमें सभी लोग सरपंच साहिबा गौरव पूरा हो चुका है, मीटिंग शुरू कीजिए। सभी बच्चों की हाथ में रजिस्टर में साइन करा लें। जी सरपंच साहिबा। सभी को मेरा नमस्कार। आज की बैठक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज की हमारी बैठक बहुत अच्छी है। यह सब आप लोगों के सहयोग से ही हो पाया। इसमें आपका योगदान कम नहीं है सरपंच साहिबा। अलग अलग विभागों से जो भी अधिकारी आए उन्होंने बहुत बड़ी योगदान दिया। सरपंच साहिबा, आपने जिला अदालत से जिन वकील साहिबा को बुलाया था, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। उनकी मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी कि आप यह कहकर कानून से नहीं बच सकते कि मुझे तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। और इसके अलावा मुझे एडीओ साहिबा की भी बात बहुत अच्छी लगी। वैसे तो सभी अधिकारियों ने बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब की बातें ज़्यादा अच्छी लगी। यह सब आपकी मेहनत से ही हुआ है, इसके लिए आप सब लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम आज की बैठक के एजेंडे पर विद्वान चर्चा कर लेते हैं। सचिव जी, एजेंडे में पहला बिंदु क्या है? गांव की भिंडी पर से गुर्दे को घुमाना। इस हिस्से पर सभी पंचायती कर्मियों ने विचार रखे। सरपंच साहिबा, किडनी पर से गुर्दे को भरने के लिए पंचायत राज एक्ट की धारा 24 के तहत उन लोगों को नोटिस जारी कर देना चाहिए जिन्होंने वहाँ पर गुर्दियाँ डाली हुई है। अगर वे लोग गुर्दे को अपने आप उठा लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं उठाते तो उन सभी पर 1000 रुपये का जुर्माना और साथ ही गुर्दी खाने का कितना भी खर्चा वो भी उन्हीं पर लगना चाहिए। पंचायती राज एक्ट की धारा के अनुसार उन सभी लोगों को पहले नोटिस देना चाहिए। सरपंच साहिबा, जोर जबरदस्ती करने से बात बिगड़ सकती है। क्यों ना गुर्दी उठाने का सारा खर्च पंचायत फंड से दे दिया जाए और अगर संभव हो तो नरेगा योजना में प्रोजेक्ट बनाकर भी यह काम किया जा सकता है, जिससे हमारा फंड भी बच जाएगा और गांव वालों को रोजगार भी मिल जाएगा और गांव की साफ सफाई भी हो जाएगी। हाँ जी सरपंच साहिबा, मैं पंच साहिबा की बात से सहमत हूँ। ऐसा करने से पंचायत फंड भी बच सकता है और जिससे हम गांव के किसी दूसरे विकास काम में लगा सकते हैं। तो क्या फिर सबसे पहले उन सभी लोगों को नोटिस भेज दिया जाए जिनकी भी गुर्दियाँ हैं? सचिव जी, प्रस्ताव को लिख दिया जाए। जी सरपंच साहिबा, सभी पंचों के विचार साथ साथ लिख रही हूँ। अब हम एजेंडे के अगले बिंदु पर बात करेंगे। गांव की तालाब की खुदाई करवाना और गाद निकालना तथा आधे तालाब में मिट्टी भरकर जमीन को स्कूल को खेलने के लिए देना। सभी पंचायती करके इसके बारे में अपने विचार करें। सरपंच साहिबा, यह तालाब काफी समय से बेकार पड़ा है। इसमें गांव की गंदगी इकट्ठा हो रही है। मेरे हिसाब से तो यही सही होगा कि तालाब की गाद निकालकर और आधे तालाब में मिट्टी भरकर स्कूल को खेल का मैदान बनाने के लिए दे दिया जाए। सरपंच साहिबा, इसका दोहरा फायदा होगा। एक तो तालाब साफ सुथरा हो जाएगा, दूसरा स्कूल को खेल का मैदान हो जाएगा। सरपंच साहिबा, अगर यह काम करवाना ही है तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी साथ साथ लगा दिया जाए ताकि तालाब
चारों ओर पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और हाँ इस तालाब को घूमने फिरने के लिए पार्क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। क्या इस काम से सभी सहमत हैं? हाँ जी सरपंच साहिबा, आजकल जल शक्ति मिशन के तहत तालाबों का पुनरुद्धार और नवीनीकरण किया जा रहा है। यह कार्य कई गांवों में चल भी रहा है। इसका सारा खर्चा सरकार का होता है। सचिव जी, इसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए हमारा। जी सरपंच साहिबा, पंच ठीक कह रहे हैं, मैं पूरी जानकारी लेकर इसका अनुमान लगवा कर देती हूँ। ठीक है, मैं भी मेरी पीओ साहब से मिलकर इसके बारे में पूरी जानकारी लेती हूँ। तो यह काम करवाने के लिए सभी सहमत हैं? सचिव जी ने कार्य वाले रजिस्टर में प्रस्ताव लिख दिया है। जब तक चाहे